ओम श्री आत्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तभ्यर्चम् सिद्धिं विन्दति मानव। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह निष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सन्न्यासेनाधिगच्छति। ओम हरि ओम। હરિઓમ. આજથી ઠંડી થોડી વધી ગઈ છે. ગઈકાલે રાતથી જ temperature is down, so now it's a real fun time to enjoy the winters. Good. અને हम हमारी विचार यात्रा में भी आगे बढ़ते हैं. तो कल हमने देखा था सुख जो सब व्यक्ति को चाहिए, उसका स्रोत क्या है, उसका कारण क्या है, और दुख जिसको कोई भी चाहता नहीं है, उसका भी कारण क्या है. तो एक स्थूल बुद्धि, उसको ही दूसरे शब्द में संसारी बुद्धि कहते हैं. स्थूल बुद्धि सुख का कारण जगत और दुख का कारण भी जगत, ऐसा उसका कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन होता है. और परिणाम स्वरूप दूसरों को चेंज करने के लिए वो एक या दूसरे प्रकार से बार बार कहता रहता है, या फिर परिस्थिति चेंज करता है, उसमें ही उलझा रहता है. गुरुदेव काफी अलग अलग उसमें एग्जांपल्स देते हैं कि इवन सब ठीक है, मीन्स के सिचुएशन सब ठीक दिखती है, लोग रिलेशंस भी ठीक है वगैरह, तो फिर वो व्यक्ति बोर हो जाता है. फिर क्या करेगा, थोड़े समय के बाद कहेगा कि ये घर के पर्दे ठीक नहीं है, पर्दे चेंज, फर्नीचर थोड़ा ठीक नहीं है, उसको चेंज. फिर निकालते हैं यहाँ पर थोड़ा रिनोवेशन चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, अभी पुराना हो गया. वो गुरुदेव तक एकदम ड्रामेटिकली बात करते हैं. और फिर कहते हैं ये घर ही चेंज, डिजाइन इसकी थोड़ी कम ठीक नहीं है, थोड़ा बड़ा चाहिए. ये चलता रहता है, गेम ऑन. क्यों? फिर अंदर से संतुष्ट नहीं है तो बाहर संतुष्टि लेने का प्रयास करता. तो असक्त बुद्धि सर्वत्र ददामी बुद्धि योगम तम. तो बुद्धिशाली व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पर एक परफेक्ट एक एग्जाम्पल दिया गया है इसका, एक बुद्धिशाली व्यक्ति का. तो वो सभी जगह पर, सभी एरिया में, लाइफ के सभी एरिया में अनासक्त है. One can enjoy the life, no problem. One can enjoy the food, home, setup, relationship, no problem. लेकिन आसक्त हुआ तो वो गया. इतनी सावधानी के साथ हम इसको, जैसे हम स्कूटर या कार ड्राइव करते हैं, तो हम उसमें एकदम मदमस्त नहीं हो जाते हैं, अंधे नहीं हो जाते हैं. हम स्कूटर या कार ड्राइव करते हैं तो सावधानी एक बैकग्राउंड में बनी रहती है कि हमारी स्पीड ठीक होनी चाहिए, स्कूटर हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, रोड पर ही रहना चाहिए. काफी जो बेस लाइन सावधानी बनी रहती है. एक दूसरे महात्मा बढ़िया वाला एक एग्जांपल देते हैं, जिसमें कहते हैं कि म्यूजिक का एग्जांपल देते हैं कि कोई भी म्यूजिशियन होता है, वो म्यूजिक बजाता है या फिर आप गाता है,
म्यूजिक गाता है तो उसके बैकग्राउंड में एक तार होता है, एक श्रुति बोलते हैं, श्रुति का तार, वो कांस्टेंट चलता रहता है, उसके साथ वो एक मैच करता ही रहता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर और निकल गया, उसके साथ मैच करके ही वो अपना एक परफॉर्मेंस देता है। तो ड्राइविंग का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल है, तो बेस श्रुति के साथ वो अपने आप को मिलाए रखता है कांस्टेंट। तो सेम वे हम जो जीवन एंजॉय करते हैं उसमें हमारी बेस श्रुति क्या होगी? तो बेस श्रुति है कि वहां पर चिपक नहीं जाना, आसक्त नहीं होना है, दैट इज अ बेस लाइन श्रुति। ये पक्का होना चाहिए। और जहां जहां पर भी हम आसक्त है वहां से हम अनासक्त होने का एक प्रयास करें। हमारा वो होमवर्क है, वो हमारा सब्जेक्ट कच्चा है, उसको हम पक्का करें। और धीरे धीरे करके क्या करना है? सर्वत्र, ऑल एरिया में अनासक्त। ठीक है। और वो व्यक्ति जितना जितना अनासक्त होता है उतना उतना उसको क्लियर होता है कि मेरे सुख और दुख का कारण मैं स्वयं हूँ। ओके। तो मुझे स्वयं को और अच्छे से जानना पहचानना आवश्यक है। एक महात्मा इस प्रकार से कहते हैं कि स्वयं को जिसने नहीं जाना है, अनअंडरस्टूड आई, अनअंडरस्टूड आई इज अ कॉज ऑफ सॉरो, वो दुख का कारण है। एंड अंडरस्टूड आई इज अ कॉज ऑफ जॉय। ऐसा स्वयं को जितना जाना है उतना हम सुखी होते हैं। और फिर वही व्यक्ति शास्त्र भाषा में चित्त शुद्धि की कक्षा प्राप्त करता है, विगत स्पृह होता है, उसकी जो मन इंद्रियां बुद्धि वो स्वयं के कंट्रोल में है, उस प्रकार का उसने प्रयास भी किया है, ये उसका होमवर्क है। कोई एक भी इंद्रियां अगर हमारी लूज होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, हमारे विवेक में नहीं होती है, कंट्रोल माने विवेक में नहीं होती है, तो परिणाम स्वरूप हमारा पूरा जीवन इम्बैलेंस रहता ही है। एक से ज्यादा इंद्रिय अगर इस प्रकार से है, कोई अलग 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 इमोशंस उसके साथ बहुत ही टची रूप से जुड़ गए हैं, तो हम उतने वीक ही रहते हैं। उतना हमें अपने आप को बहुत ही सेफर रखना पड़ता है। देखें आप कि ये प्रकार के लोग मुझे दूर रहे तो अच्छा है, वहां पर नजदीक गया तो फिर मैं वगैरह। तो यहाँ पर भी हमें विगत स्पृह बनना है। ठीक है, कि प्रतिकूल से भागो दूर और अनुकूल के प्रति भागो। तो ये भी एक हमारी वीकनेस है, वीकनेस की तरह साधक देखेगा उसको, साधक विल सी एज अ वीकनेस। तो कर्म योग, या फिर यहाँ पर इस श्लोक में असक्त विगत स्पृह जितात्मा, आंतरिक रूप से व्यक्ति बलवान बनता है, व्यक्ति शक्तिशाली बनता है। और फिर वो शक्तिशाली व्यक्ति ही, उसके अंदर ताकत है, साइकिक शक्ति है, किसकी? सन्यास की। क्या सन्यास? अभी गुरुदेव को मैं रखता हूं सामने। जो भी लोअर है उसको छोड़ो, और जो भी हायर है उसको, जो मेरे वर्तमान स्टेज जो है उससे आगे निकलने में हेल्प करता है उसको पकड़ो। ठीक है। और नेचुरली हम सभी चीजें पकड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं रख सकते, तो फिर जो लोअर है हमें अभी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हो सकता है कि अर्लियर पूर्व के स्टेज में वो मुझे हेल्प, उसने मुझे हेल्प की थी, वो सिचुएशन है, वो लाइफस्टाइल का पार्ट है, उसने हेल्प की थी, तो हम कहे थैंक यू, भगवान का बहुत ही शुक्रिया, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको छोड़ना है और फिर
नेक्स्ट लेवल की जो भी साधना है, नेक्स्ट लेवल की जो लाइफस्टाइल है, उसको अपनाना है। वो करने की ताकत, ठीक है, वो डेवलप करनी, उसको संन्यास कहेंगे, सम्यक न्यास। और समग्र रूप से अगर कोई इस प्रकार से है, उसके कर्म इस प्रकार से डेवलप हो गए हैं, परिपाक हो गए, तो आश्रम के रूप में भी वो व्यक्ति संन्यास या फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ जंप करेगा, ठीक है, एक्सटर्नली भी। लेकिन इंटरनली मेन चीज ये है, इंटरनली आंतरिक रूप से वो संन्यास लेगा। फिर क्या होगा? वेदांत का श्रवण, मनन और निधिध्यासन, क्योंकि अभी स्वयं को जानना है, वो ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर हो गया है। उसको पता है कि मेरे पूर्ण सुख का स्रोत मैं ही हूं और मुझे मुझको जानना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ कर्मयोगी के लिए अवश्य आता है, या फिर कर्मयोग और ज्ञान योग में लाइफस्टाइल पूरी 180 डिग्री अलग है, लगभग लगभग, है ना, एक्सटर्नली। स्पेशली कर्मयोगी प्रबल कर्म में है, जैसे ज्ञान योगी वो कर्म से अभी उसको दूर होकर श्रवण मनन निधि ध्यान में आगे बढ़ता है ज्यादा, या फिर उससे कम करता है, जितना जैसा जितना लेवल। तो नेचुरली जो सेवाभावी व्यक्ति को लगेगा कि इससे तो थोड़ा पीछे हटते हैं ना सेवा में, तो ऐसा ही क्वेश्चन भगवान रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि व्यक्ति हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसकी इंक्वायरी करे, उससे अच्छा तो ये नहीं है कि समाज की सेवा करे। तो समाज में कितनी सारी जरूरत है, कितनी सारी इम्परफेक्शन है, इम्बैलेंस है, अन्याय हो रहा है, दिस दैट, तो वहां पर कुछ सेवा करे तो इसका उससे भी काम होगा ही ना। तो भगवान रमण महर्षि ने कहा कि व्यक्ति स्वयं को जानने के प्रयास करता है और आत्म साक्षात्कार करता है, तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का होना, सिर्फ होना ही समाज में बहुत बड़ी सेवा है। वो भी बहुत बड़ी सेवा है समाज में। तो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के दिशा में आगे बढ़ता है, तो वो उस प्रकार से भी समाज में सेवा करता है। तो यहाँ पर कर्मयोग और ज्ञान योग में एक अंतर इस प्रकार से समझना आवश्यक। दूसरा एग्जाम्पल गांधी जी का भी फेमस है। गांधी जी हिमालय गए थे और वहां पर रहे थे थोड़े दिन, और फिर वहां के जो भी आश्रम की डायरी है उसमें लिखा भी उन्होंने कि जो कार्य मैं सालों से समाज में रहकर कर रहा हूँ, वही कार्य हिमालय के संत हिमालय में रहकर कर रहे हैं। बोलो, बाहर से तो पूरा ऑपोजिट है। एक दौड़ रहा है, दूसरा एक जगह पर स्थिर है, एक भीड़ में है, दूसरा एकांत में, वही कार्य। ये सूक्ष्म बात है। तो संन्यासेन क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? परमाम नैष्कर्म्य सिद्धि, वो उसको उपलब्धि होती है, स्वयं को जानता है, और परिणाम स्वरूप वो नैष्कर्म्य सिद्धि, कर्म से अभी उसका कंपल्सन नहीं है, कर्म से उसकी तृप्ति नहीं है। इस कर्म से मुझे तृप्ति मिलेगी, कर्म करूंगा तो सुख मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन, दिस दैट, कर्म भी कंपल्सन नहीं होगा। गुरुदेव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज बेटर। गुरुदेव का भी एक फेमस इस प्रकार से है एग्जाम्पल। किसी ने पूछा गुरुदेव, जब मुंबई आए, किसी ने पूछा गुरुदेव, गुरुदेव आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए? तो गुरुदेव कहे कि अर्लियर अर्लियर Bangalore was in front of me and now Mumbai is in front of me. पहले मेरे सामने बेंगलोर था, अभी मेरे सामने मुंबई। मैं मुंबई से बेंगलोर से आया ऐसे, पहले मेरे सामने बेंगलोर था, अभी मेरे सामने, ठीक है, ये ज्ञान। तो नैष्कर्म्य सिद्धि, कर्म का कंपल्सन
वो भी चला जाता है। शुभ कर्म का भी कंपल्सन चला जाता है, नित्य कर्म का भी कंपल्सन चला जाता है। कंपल्सन माने चलो एक शरीर ठीक रखना, वो फिर फैमिली वो सब ठीक है, लेकिन एक कंपल्सन अंदर होता है कि ये तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा वगैरह, काफी होता है जो डूज एंड डोंट्स है। और वही हमारी स्वतंत्रता में आड़े आते हैं, ऐसा हमें अंदर लगता है। ठीक है, तो व्यक्ति अनंत आत्मा का स्वरूप जान लेता है कि मैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हूँ। वो उसको क्लियर होता है। और एक्सटर्नली जो कार्यकरण संघात मेरी उपस्थिति में चल रहा है, वो बेस्ट प्रकार से चलेगा भी। तो ये ज्ञानी के अलग अलग यहाँ पर लक्षण समझते हैं। और ज्ञानी का कर्म कैसा है? निष्कर्म्य। उसको पता है मैं कुछ नहीं करता। गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये प्रकृति का एक राज्य है, प्रकृति का ही ये शरीर भी है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी है। मैं तो एक चेतन देता हूँ, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार से क्लियर भेद उसको पता चल गया है। संन्यासेन मिश्र ज्ञान योगेन परिणाम स्वरूप निष्कर्म सिद्धि। वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एकांत में भगवान रमण महर्षि की जगह जैसे बैठे या हिमालय में कोई संत, जरूरी नहीं। ऐसे भी हो सकते हैं, गुरुदेव की तरह भी हो सकते हैं। गुरुदेव दिन के 18 घंटे कार्य करते हैं। गुरुदेव, विवेकानंद, सब, गांधी जी, हाँ देखो, लेकिन वो काम उसका कंपल्सन नहीं था। निष्कर्म सिद्धि परमम अधिगच्छति, हमारा ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए, या फिर हमारी बुद्धि में इस प्रकार से रोड मैप क्लियर होना चाहिए। तो ये किसके लिए है? जिसने कर्मयोग में ग्रेजुएट हो गया है उसके लिए। जो कर्मयोग की अभी प्रोसेस में है उसको आगे बढ़ना है, अभी होमवर्क बाकी है। असक्त 1, असक्त 2, असक्त 3, एक एरिया में असक्त हो गया, दूसरे एरिया में असक्त हो गया, ये वीकनेस क्लियर की, वो सब करेगा। ठीक है, तो इतना है। अभी कल भी मैंने क्वेश्चन का पूछा था, थोड़ा टाइम नहीं था, तो जिसको ऑनलाइन क्वेश्चन है वो भी एक देख लें, यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन है उसको भी देख लें। यस चिन्मय? સ્વામીજી, બે ત્રણ પ્રશ્નો મારા મનમાં અત્યારે થાય છે. એક પ્રશ્ન તો આપણે અત્યારે એવી વાત થઈ કે સ્વામી વિવેકાનંદજી કે ગુરુદેવ એમને સત્કર્મનું પણ કમ્પલ્સન નતું, છતાં સવારથી ઉઠીને રાત્રે સુએ ત્યાં સુધી આપણે બીજા આપે જ કીધું કે 18 કલાક સુધી કામ કરતા. તો સાદી ભાષામાં, બહુ હું સાયન્ટિફિક ભાષામાં કે સ્પિરિચ્યુઅલ શબ્દોમાં નથી બોલતો કારણ કે થોડુંક અઘરું પડે છે. તો સાદી ભાષામાં એવું કહીએ તો જે એવું કામ કે જે કરવાથી પર્સનલી મોનિટરી ગેઇન કે બીજું કોઈ ગેઇન નથી, પણ લોકોને બેનિફિટ છે, એ મનમાં ક્લિયર હોય, બહુ જ ક્લિયર હોય અને કામ કરીએ તો એ કરવું જોઈએ. કમ્પલ્સન નથી, છતાં એવું તો થતું જ નતું કે આમ 2 કલાક હાલો હોઈ જઈએ. સવારથી સાંજ સુધી બધા કામ જ કરતા હતા, કે બધાને કાગળના જવાબ આપવા, આ છે તે છે બધા. અને જેટલા મહાનુભાવો આપણે ત્યાં થઈ ગયા બધા એ રીતે કરતા હતા. તો એવું કહી શકાય કે એવું કામ કે જે તમે લોકો માટે કરો છો ને પોતાના માટે નથી કરતા, બહુ મગજમાં ક્લિયર હોય તો એ આ જે આપણે અત્યારે ચર્ચા કરીએ છીએ એ શ્રેણીમાં આવી શકે. અને બીજો પ્રશ્ન સાથે લેજો કે ગાંધીજીનું આપણે ઉદાહરણ આપ્યું કે જે ગાંધીજી એવું કીધું કે જે કામ હું અહીંયા કરું છું એ કામ હિમાલયમાં એ લોકો કરે છે. હવે એ આખું આપણે એમ વિચારીએ સામાન્ય માણસ અમારી જે કે ભાઈ કેવી રીતે થાય? તમે જ કીધું બે વિરુદ્ધ જ લાગે આપણને. તો એ તો વ્યક્તિનું પોતાનું પરસેપ્શન થયું કે નહીં? સમાજની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો દાખલા તરીકે આપણે મિશન ચલાવવું છે, તો આપણે ડોનેશન લોકો પાસેથી લાવવું જ પડે. તો ડોનેશન ક્યાંથી આવશે? લોકો કામ કરશે, ક્યાંક ને ક્યાંક તો લોકો કામ કરશે, ત્યાંથી જ આવશે.
ઓકે. એટલે એ આમ બધું થોડું ક્લિયર નથી. હા, પહેલા તો હું કહી દઉં, સમાજની દ્રષ્ટિથી નહીં, સત્યની દ્રષ્ટિથી શું છે એ જોવું પડે. સમાજની દ્રષ્ટિથી અલ્ટિમેટ ડિસિઝન ન લેવાય. સત્યની દ્રષ્ટિ શું છે એના અલ્ટિમેટ ડિસિઝન. પછી ઇન્ટરમીડિયેટ ડિસિઝન્સ અથવા તો વિચારણા ભલે જે હોય તો એમ જોવાનું છે. હવે નીલાબેન વંશુ. વિચારમાં એ જ આવતું હતું કે આજે વ્યક્તિઓની આપણે વાત કરીએ છીએ કે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી પણ એમણે એમના કાર્યો ચાલુ રાખ્યા, એવા આ ઉદાહરણો છે. તો પહેલા વાત એ છે કે એક એવું સ્ટેજ આવ્યું હોય કે સ્વયંને એ હવે ચિન્મય સ્વરૂપ જ જુએ છે. એ પછી પોતાના વ્યક્તિત્વના સીમાડામાંથી નીકળી ગયા છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે હું એટલે નીલાબેન, ના એટલે ચિન્મય. એ મર્યાદામાંથી બહાર નીકળવું એટલે તે બ્રહ્મની નજીક જવું છે. અને પછી કોઈ મર્યાદા રહેતી નથી. પછી જે કામની પ્રેરણા થાય છે એ પણ એવી રીતની પ્રેરણા થાય કે હું કરું છું કે મને સૂજે છે એવો ભાવ નથી. પછી તો ઈશ્વર અર્પણ અને ઈશ્વરના આપેલા કામ. ઈશ્વરે આ કામ મને કરવાનું કીધું. ગુરુદેવના જીવનમાં તમે જુઓ કે ગુરુદેવને ના પાડી હતી કે તમારે ઉત્તરકાશી છોડી નીચે જવાનું જરૂર નથી, અહીંયા અભ્યાસ કરો, જેને આવવો હશે અહીંયા આવશે. ગુરુદેવને અવારનવાર એવું થયું કે મારે લોકો પાસે જવું છે. તો એ જે પ્રેરણાની વાત આપણે વિચારીએ ને તો આપણને એ લાગે કે ઈશ્વરની પ્રેરણા છે. એવી રીતે ગાંધીજીને શું સમજાયું કે આટલા બધા લોકો આટલી બધી પીડા સહન કરે છે, તો મારે કામ તો એ છે કે એને પીડામાંથી મુક્ત કરે. કોઈની સાથે પર્સનલ ન થયા, પણ હિન્દનું, ભારતનું, મુક્તિનું ધ્યેય એ મારું કાર્ય હોવું જોઈએ. એટલે આ સ્ટેજે મને એવું લાગે છે કે કર્મની આંતરિક પ્રેરણા થાય છે, પછી આપણે નક્કી નથી કરતા. એટલે તારા પ્રશ્નમાં એમ આવ્યું કે આપણે પરમાર્થે કાર્ય કરીએ છીએ એવી રીતે, એ તો આપણો વિચાર છે. આપણે નક્કી કર્યું કે હું પરમાર્થે કરું છું. ખરેખર પરમાર્થ ઘણી વખત આપણી બહુ સાંકડી રેખામાં આવી જતો હોય. આપણા ઘરની બહાર કોઈકને મદદ કરીએ તો એ આપણને પરમાર્થ જ લાગતો. જ્યારે અહીંયા શું વાત છે કે જે સત્યનું રાખો, એ સત્ય શું છે? સત્યમાં તો બધા આવી જાય છે. સત્યમાં તો એક ડિવાઇન છે. એ જેથી જ્યારે આ લોકો કામ કરે છે ને ત્યાર પછી એ લોકોનું હૃદય એટલું બધું વિશાળ હોય છે. ગાંધીજી એમ કહેતા હતા કે મને યુવાનો મરવા માટે તૈયાર થાય ને એવી સેના જોઈએ છે. મરવા માટે તૈયાર થાય. શું કામ? કે ધ્યેય બહુ ઊંચું, નહીં તો મારી નાખવાની વાત તો ક્યાંથી જ આવે. અને એવું થયું છે, એમને દેખતા એમણે મરતા જોયા છે, યુવાનોને શહીદ થતા જોયા છે, અને પોતે રડ્યા છે એની માટે. પણ એમ કે આ ધ્યેય એવું છે કે એને માટે આટલું તો આપણે ત્યાગ કરવો જ પડશે. એ જે અનુભૂતિ છે ને એ પછી કામ કરતા પ્રેરે છે. એટલે શબ્દોની મર્યાદા તો આવે જ છે. बराबर है। तो 2 क्वेश्चन है उसमें, एक आंसर ऐसा मैं सोचता हूँ, नीलाबेन ने भी काफी अच्छे से कहा कि हम समाज में एक वेलफेयर के रूप से काम करते हैं, तो क्या आ गया क्या, यही बात करते हैं तो नॉट नेसेसरी. એવું નથી. કર્મયોગી એક અને જ્ઞાની બીજો, બંને અલગ છે. ગુરુદેવ એક્ઝામ્પલ આપીને પછી કહું, દ્રષ્ટાંત અને પછી દ્રષ્ટાંત પછી દ્રષ્ટાંત. કે ગુરુદેવની સાથે કોઈ એક સરસ ઇવોલ્ડ બહુ સરસ વ્યક્તિ હોય, કમ્પ્લીટલી સેલ્ફલેસ, પણ બને હજુ એને સ્વરૂપનું જ્ઞાન ના, એ ઇન્સ્પિરેશન થી અથવા તો આંતરિક અને બાહ્ય ઇન્સ્પિરેશન થી કાર્ય એવું બને. ઇટ્સ અ ગ્રેટ થિંગ, બટ સ્ટીલ એની યાત્રા આગળની બાકી છે. યાત્રા આગળની બાકી છે. તો
પોઈન્ટ શું આવે છે? અશક્ત બુદ્ધિ જે હોય, અશક્ત વ્યક્તિ છે, અનાસક્ત વ્યક્તિ છે, પોતાને કશું જોઈતું નથી અને પછી એ કાર્ય કરે છે, તો એના સિલેબસમાં પણ એવું હોઈ શકે કે સૂક્ષ્મ બાબતો હજી જોવાની બાકી છે. એટલા માટે જ આપણા શાસ્ત્રો બહુ ઝીણું કાઢે છે કે આસક્તિ ઘણીવાર ફળની હોય, બરાબર છે, ફળની આસક્તિ છે એક પ્રકાર છે. ઘણીવાર ફળની આસક્તિ વ્યક્તિને ન હોય, પણ કર્મની આસક્તિ, કશુંક તો મારે કરવા જોઈએ. એક્ઝામ્પલ, હવે ગ્રોસલી સોસાયટીને તો લાભ થાય છે એટલે આપણે કહીએ કે બરાબર છે, પણ જે સેલ્ફ પરફેક્શનના એરિયામાં જે ઝીણી બાબતો જે કાંચવાની છે, હવે એ એરિયા આવે છે. કશુંક તો કરવું જોઈએ. કર્માશક્તિ અથવા તો પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ કર્મ મારે જોઈતું છે, એ કર્માશક્તિ. આ કર્મ મારું, મને મજા ના આવે, એને એટલે માટે નેચરલી આપણે કોન્શિયસલી કે અનકોન્શિયસલી પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ કર્મમાં આપણે જોડાતા હોઈએ, બીજેથી આમ દૂર જઈએ, અહીંયા મજા નથી આવતી વગેરે. દેટ ઇઝ અ કર્માશક્તિ. ત્યાં કેટલાક વ્યક્તિઓ જોઈશું આપણને, તો એ પ્રકારે કે છે પોતાના ગુરુને, અથવા તો એ પ્રકારે અંદરથી પણ એક સ્પષ્ટ હોય કે મને જે કાર્ય સોંપાશે હું કરીશ. જોયું ફરક પડે છે? બધેથી સેવા, બધા કાર્યથી સેવા થવાની છે, કારણ કે ફળાશક્તિ છે જ નહીં. જે કાર્ય સોંપાશે તો હું કરીશ, વોટ એવર એરિયા. તો આઈ હેવ સીન એમ કે ઘણી બધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં અમુક લોકો જે છે ને એ બધા જ પ્રકારના કાર્યો કરતા હોય છે, જે સમયે જે જરૂર પડે એ શાંતિથી કરે. પછી એવું નહીં કે મને પેલું જ ફાવે, એમાં જ મજા આવે, આ નહીં, એવું બધું ના આવે, હે ને? તો જેમાં મારી સ્કિલ સારી છે એ જ હું કામ કરે રાખું, એવું નહીં. આ નથી સારી તો હું એને ડેવલપ કરીશ. મારે તો કર્મ જ કરવાનું છે, સારું સેવા જ, કારણ કે જરૂર એ છે. તો કર્માશક્તિ થઈ એક, ટેકનિકલ સેક્ટર. પછી એનાથી પણ સૂક્ષ્મ છે, આ બધું દેખાય નહીં. સોશિયલ વર્કના એરિયામાં માત્ર કામના એરિયામાં ના દેખાય, અંદર જોવું પડે. પછી કર્તૃત્વ આસક્તિ છે, કામ મારે જોઈએ, કામ વગર હું બેસી ના રહીશ. ગેટિંગ? તો એ બધા જ કમ્પલ્સન કહેવાય. જ્યાં જ્યાં આસક્તિ છે સમજો કમ્પલ્સન. અધ્યાત્મના એરિયામાં, અધ્યાત્મના એંગલથી એને ડિસઓર્ડર્સ કહેવાય. કમ્પલ્સન છે. તો અને કમ્પલ્સન આપણને કોઈને નથી ગમતું, એ સ્વતંત્રતાની વિરુદ્ધમાં છે. તો એટલું સૂક્ષ્મ કાંતિ, અને એ પણ ચેક કરવું પડે પોતાના, એટલે એટલા માટે સેલ્ફ પરફેક્શન. એટલા માટે જ જગતને ચેન્જ નહીં પણ પોતાને ચેન્જ કરવાનું, ચેક કરવાનું. અને ડિરેક્શન ભગવદ્ ગીતા આપે, ગુરુદેવ આપે. તો એમ કરીએ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે હા, હજુ મારી અંદર જ હોમવર્ક બાકી છે. સૂક્ષ્મ ફળાશક્તિ એ બહુ મોટું જાડું હોમવર્ક કહેવાય, મોટા મોટા ગ્રોસ. સટલ હોમવર્ક આર ઓલ્સો. એ કરવું જરૂરી છે. એ નથી તો નેચરલી અંદરથી ઈચ્છા થશે જ કે મારે પોતાને જાણવું. હું કોણ છું? દોડ દોડ કરું છું, મારી દર વર્ષે બર્થડે ઉજવાતી હોય છે, અને અમુક વર્ષ પછી બધા મરે છે, હું શું છું? એ નેચરલ ઈચ્છા થાય. અને આ બધું જે વેદાંતનું જ્ઞાન જે છે એ આપણને મળવાના સંજોગો પણ ઉભા થાય. એ બધું થતું હોય છે. સંન્યાસ, જ્ઞાન યોગી એ થાય, અને પછી વ્યક્તિ એમાં આગળ. તો કનેક્શન આમ એક રાખવા જોઈશે. તો ફળાશક્તિ નથી છતાં પણ કર્માશક્તિ હોઈ શકે છે, ચેક કરવી જોઈએ. કર્માશક્તિ નથી, ઓકે, તો કર્તૃત્વ આસક્તિ હોઈ શકે, ટેકનિકલ શબ્દ કહું છું, એ હોઈ શકે છે. એ પણ નથી તો કોંગ્રેચ્યુલેશન. તો કર્મયોગ જે છે એ બહુ સિદ્ધ થઈ ગયો કહેવાય. અને એના લક્ષણો શું છે? વિગત સ્પૃહ અને જીતાત્મા. એ જીતાત્મા હશે જ, અને વિગત સ્પૃહ હશે જ. ક્રોસ વેરીફાઈ બી કરી દેવાય. તો આઈ ગેસ મેં થોડુંક વધારે કનેક્ટ કર્યું છે. કઈ ક્લિયર થાય છે હજુ ભાઈ?
ઉદાહરણો કમ્પલ્ઝન નો શું અર્થ કરવો એમ? કમ્પલ્સન એટલે કે આમ કન્ડિશન કે મારે સુખ માટે આવું જ કરવું પડશે. કર્યા વિના નહીં ચાલે. સુખ તો શબ્દ જ નીકળી ગયો છે આપણે જયારે આ વાત કરીએ ત્યારે. નહીં, સુખ શબ્દ છે હજુ, હું એમ કહીશ આ લેવલે પણ. Compulsory. હા છે, કહું કઈ રીતે. સુખ જે છે ને એ માત્ર કશું મળે એનાથી જ ના આવતું હોય છે. એ ગ્રોસ સુખ થયું અથવા તો એ સુખ થયું, ચલો રાખો ને, એ બી સુખનો એક પ્રકાર થયો. સુખ મળ્યું મને પર્સનલી. બીજું સુખ એ પણ આવતું હોય છે શાનાથી કે મેં કશું કર્યું. જોય ઓફ ડુઈંગ. પછી ભલે એ ગિવિંગ ના રૂપમાં પણ ડુઈંગ છે, અને એ ડુઈંગ પર્ટિક્યુલર વે ઓનલી ડુઈંગ, પર્ટિક્યુલર ટાઈપ ઓફ એક્શન ઓનલી. એને એ ડીપ ઇનસાઇડ કમ્પલ્સન છે. ડીપ ઇનસાઇડ એ કમ્પલ્સન છે. આપણને ભલે અનુભવ ઘણી વાર ના થતો હોય, પણ મારે આમ જ જવું પડે. લાઈફ અનંત રીતે જીવી શકાય છે, પણ આમાં આમ જ જવું પડે. Why? Because there is a compulsion sitting inside. ક્લિયર થાય છે એ રીતે. અને ધર્મનો જે જોઈએ આમ કરતા જ રહ્યા છે. એ જે ગુરુદેવને જે છે વિવેકાનંદ મહાપુરુષો છે ને, એ જે કાર્ય કરતા રહ્યા છે છતાં પણ there was no compulsion. There was zero compulsion કે મારે કરવું જ આ પ્રકારનું જ મને ફાવે અને કરવું જ જોઈએ. નથિંગ લાઈક ધેટ. ઓકે, તો એ જ્ઞાની જેને સ્વરૂપને પોતાને સારી રીતે જાણી લીધું છે, એની માટે કશું પણ કરવું કમ્પલ્સન. એટલે કર્તૃત્વ અને કર્મ એની આસક્તિ ઝીરો છે. તો ત્યાં કયા પ્રકારનું આવતું હોય છે? તો અંદરની એક સ્પષ્ટતા હોય છે, જે ગુરુદેવે પણ કીધું કે વી આર ઓપન હાઉસ ઓફ નારાયણ. વોટ એવર ડિઝાયર નારાયણ પુટ્સ, ઇટ હેપન્સ થ્રુ અસ. થ્રુ અસ મીન્સ કે થ્રુ ધીસ BMI. એ રીતે તો એક્સટર્નલી આમ દેખાય નહીં, પણ ઇન્ટરનલ ડીપ ઇનસાઇડ એક સ્વયંને જ ખ્યાલ આવે. આપણને એવું થાય કે જીવન મિશનની સ્થાપના કોઈ પ્રિન્સિપલ પછી હું ચાલો હવે બીજી 2 સિટી સુધી લઈ જઈએ, પછી બીજા રાજ્યો સુધી લઈ જઈએ, પછી બીજા દેશ સુધી લઈ જઈએ, તો એને શું કહેવાય? એક જાતની ડિઝાયર જ થઈ. હા, ડિઝાયર થઈ. કોની ડિઝાયર? એ તો હવે આપણે એવું ગણીએ છીએ કે ભગવાનની પણ વ્યક્તિ એક્સપ્રેસ તો વ્યક્તિત્વ જ થવાનું. એની ચિંતા નથી ને. એક્સપ્રેસ ભલે કરો, પણ અંદર સ્પષ્ટતા શું છે? ધેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. હજી હું એવું સમજુ છું કે સ્પષ્ટતા એટલી જ છે કે ભાઈ આ કરવાથી લોકોને ફાયદો થશે. ધેટ્સ રોંગ. એ કહું છું ને, એ સ્પષ્ટતા એક લેવલની છે. હજુ બી એક સ્પષ્ટતા હોઈ શકે, આ કરવાથી લોકોને ફાયદો થશે. તો હું કરું છું, મારી ઈચ્છા છે, મને જરૂર છે, લોકો માટે કરીએ છીએ. આઈ થિંક થોડું વધારે વિચારો, હું એમ કહીશ. હે ને, મેં તમને જે કીધું ને એને વિચારો. કર્તૃત્વ આસક્તિ, કર્માસક્તિ, એ ખબર પડે છે. એમાં તમે થોડું વધારે ઊંડા જાઓ, ત્યાં કદાચ તમે કશું મળશે. કારણ કે એક કાર્ય કરવું વિથ સમ કમ્પલ્શન અને એક કાર્ય કરવું અનધર એસ્પેક્ટ છે વિથ ઝીરો કમ્પલ્શન. તો મોડર્ન શબ્દ મૂકું છું, થોડા ઇઝી પડશે સમજવું. તો જે એક આરુરૂક્ષું છે, અથવા તો જે ટ્રાય કરી રહ્યો છે પોતાને સેલ્ફ પરફેક્શન, એને કંઈક ને કંઈક કમ્પલ્સન અંદર હોય છે. સ્થૂળ ના હોય તો સૂક્ષ્મ હોય. હવે જ્ઞાની જે છે ઝીરો કમ્પલ્સન છે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ આપું, આવું મોટું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં, મસ્ત આવડે. ગુરુદેવ એવું બની શકે કે પાછા હિમાલય જતા રહે, ના જ આવે નીચે, તો કઈ ફરક ના પડે. પણ જે જ્ઞાની નથી એને બહુ મોટો ફરક પડે. એની અંદર કીડીઓ ચડે, એને ફાવે જ નહીં. That is the main difference. કમ્પલ્સન. અહીંયા જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે, સ્વયંના આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ છે. અહીંયા આત્મજ્ઞાન હજુ નથી. શુદ્ધિ છે, ચિત્ત શુદ્ધિ, એની ડિગ્રી આવતી હોય છે, પણ એ છે. એટલે એ લોકો પોતાની ઈચ્છાથી કરતા હોય છે એવું નથી. કમ્પલ્સન નથી. પોતાને માટે નો કમ્પલ્સન. પણ ધેટ્સ અ બિગ થિંગ. સામાન્ય શબ્દોમાં એ ઈશ્વર ગણાય. પછી એ જે રીતે આપણે આ એનું સાધન છે. એમ કે ઈશ્વરની બધાને પ્રેરણા કરે છે, એવું બી તરત લોજિક સામે આવે, મને ખ્યાલ છે. એટલા માટે હું કમ્પલ્સન પર સ્ટીક રહ્યો છું.
ઓનલી એન્ડ ઓનલી કમ્પલ્સન ને રાખો સાથે. જુઓ તમે, ફલાશક્તિ, કર્માશક્તિ, કર્તૃત્વાશક્તિ, અથવા તો ઇવન ત્યાં સુધી અકર્તૃત્વાશક્તિ, મારે આ નહીં જ કરવું, એમાં બી આપણે ફિક્સ થઈએ, મારે આ તો કામ મારે કરવું જ. કર્માશક્તિની અંદર એક સબ ડિવિઝન મેં મૂકી દીધું, આમાં ફોકસ કરો તો કદાચ ત્યાંથી તમને મળશે. સૂક્ષ્મ બાબત છે અને કમ્પલ્સન્સ બધા સૂક્ષ્મ છે. આસક્તિ મીન્સ કમ્પલ્સન. જો કનેક્ટ કરું છું, આસક્તિ મીન્સ કમ્પલ્સન. પર્ટિક્યુલર બાબતની આસક્તિ છે મને, પછી મારે આ કરવું જ પડે. અને આસક્તિ હોય ક્યાંક, ત્યાં જ તો જ ક્યાંક એલર્જી પણ. આસક્તિ હોય તો બધા જ મોડર્ન વર્ડ યુઝ કરું છું એટલે બધું ક્લિયર થતું જાય વધારે. જ્યાં આસક્તિ હોય અથવા તો એલર્જી છે ક્યાંક, તો ક્યાંક આસક્તિ છે 100%. ઓકે, અને એલર્જીમાં પણ સેન્સ ઓફ કમ્પલ્સન આવે છે અને આસક્તિમાં પણ સેન્સ ઓફ કમ્પલ્સન. અને કમ્પલ્સન આપણને પીડા આપે છે. કમ્પલ્સન આપણને પીડા આપે છે, એ દુઃખ આપે છે. દુઃખ મુક્તિ અનંત સુખ આપણો ધ્યેય છે. ઓકે, હા, તો ક્લિયર ચિન્મય? વેરી નાઇસ. મારો ક્વેશ્ચન છે ભાઈ, ઓફલાઈન માં ક્વેશ્ચન વધારે છે, ઓકે? ઓનલાઈન વાળા स्वामी जी, यहाँ पे जो है कर्म योग के बारे में बताया गया है, उसके बाद जो है ज्ञान योग के बारे સન્યાસી નો means સંન્યાસ. જ્ઞાન. हाँ, तो बात तो साइमल्टेनियस होती है. जब ज्ञान होगा तभी तो कर्म करने की वो जो है प्रेरणा मिलती है, या तभी तो कर्म योग हो पाएगा. That's a good question, relatively fair enough. देखो, एक है ज्ञान होना, अपने अपने बारे में, जगत के बारे में एवरेज ज्ञान होना. कर्म करने के लिए भी कर्म का ज्ञान चाहिए, वो सही है ना? कर्म करने के लिए भी कर्म का ज्ञान आवश्यक है. हमारी पर्सनालिटी का भी काफी कुछ ज्ञान आवश्यक है ना? कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी साइकिक एनर्जी होती है, इतनी वेस्ट होती है, धारणा शक्ति बढ़ानी चाहिए, बैलेंस बढ़ाना चाहिए, एक्सेट्रा. तो वो जरूरी है, उसका भी ज्ञान आवश्यक है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ठीक है, तो उसको भी पार्शियली ज्ञान योग में आप ले सकते हैं, लेकिन पार्शियल. यहाँ पर ज्ञान योग का मतलब क्या है? यहाँ पर ज्ञान योग का मतलब है कि स्वरूप को जानने का प्रयास. ठीक है, कर्मयोग के जब कर्मयोग रिलेटेड जब ज्ञान हम लेते हैं तो प्राइमरीली हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कर्म के एरिया में किस प्रकार से हम बेस्ट करें, है ना? ये सब आसक्ति वगैरह वगैरह वही हमारा सिलेबस होता है. अभी ज्ञान संन्यासेन या फिर ज्ञान योग जो है, अभी जो श्लोक में एक लिंक बताई है, उसका सिलेबस अनासक्त कैसे होना वो नहीं होता है. उसका सिलेबस क्या होता है कि मुझे स्वरूप को जानना है, मुझे जगत क्या है उसको जानना है, अलग अलग एंगल से ईश्वर क्या है वो जानना है, बना? तो उसका सिलेबस अलग हो जाता है. हमारे शास्त्र जो है वो कर्मयोग का और ज्ञान योग का दोनों का एक मिला जुला भी सिलेबस देते हैं. किसी में जैसे भगवत गीता है तो आपको तत्वज्ञान का भी बोध है उसमें और कर्मयोग का भी बोध है, दोनों का बोध है. ठीक है, तो इसलिए वो महात्मा से लेकर एक बिगिनर दोनों में ये फेमस है, क्योंकि सब अपने तरफ से अपने हिसाब से जो भी एक स्टेट ऑफ इवोल्यूशन है ऐसा ले लेंगे कार्य, है ना? जो एक ज्ञान योग या स्वरूप को जानने में उत्सुक है, वो चैप्टर 3 वगैरह को एक ब्रश थ्रू करेगा, सिंपल. और जो अभी स्वयं अभी वो तो अपने कर्म को ही, अपने संसार को उसको ठीक करना चाहता है, वो चैप्टर 13 को ब्रश थ्रू करेगा. हो गया? और आगे बढ़ोगे तो गीता में बात की है, जो कर्मयोग के लिए आरु रुक्षु जिसको कहते हैं टेक्निकल वर्ड,
जो अभी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, उसके सिलेबस में गीता होगी, उपनिषद नहीं होगा। उपनिषद कम होगा, बहुत कम होगा, लेस एंड लेस अपीलिंग। लेकिन जो अभी उसमें ग्रेजुएट हो गया है, किसमें, अपने कर्म योग में ग्रेजुएट हो गया है, उसके सिलेबस में उपनिषद हायर प्रायोरिटी में होगा। ठीक, सब ज्ञान योग हम ले सकते हैं, नो इश्यूज। क्लियर? घणो वाइड છે, यू आर राइट। तो ज्ञान ऑफ कर्म, ज्ञान ऑफ स्वरूप, ऐसा भी रख सकते हैं। તો કે ઇન્ફોર્મેટિવ હોય હમ, કે અધ્યાત્મ સુધી જવું હોય તો ઘણું ઠીક છે. ठीक है, અર્જુન અને નચિકેતા दोनों अलग है। यस, सही बात है। ये अच्छा एक एग्जांपल दे दिया। नीलम, यू वांट टू से? एक एग्जांपल है अर्जुन का, ठीक है। तो वो पता है कि वो फंस गया था, है ना, पर्टिकुलर सिचुएशन में। ही वाज अ हीरो, ही वाज अ ब्रेव पर्सन, सक्सेसफुल वगैरह सब। एक पॉइंट पर फंस गया। किस में फंस गया? क्या करूं क्या ना करूं, कर्म के एरिया में। आसक्ति, थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे साइकोलॉजिकली, तो आसक्ति में फंस गया, इजंट इट? उसके वजह से ही उसको भय आता था, जो हमारा स्टेट जनरल होता। तो उसका सिलेबस फिर कर्म का होगा, तो फिर भगवान समझाते हैं उसको लंबा चौड़ा। दूसरा एक कैरेक्टर है नचिकेता। नचिकेता का सिलेबस ही ये नहीं था। नचिकेता का सिलेबस क्या था? मुझे ये जानना है कि धर्म और अधर्म के ऊपर क्या है, भूत भविष्य और वर्तमान के भी ऊपर क्या है, उससे अलग क्या है चीज है, कुछ सत्य है, मृत्यु के बाद क्या होता है। देखो, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन स्वयं की कक्षा अनुसार अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त। ठीक है, तो केजी से पीएचडी तक का सभी ज्ञान ही कहलाता है। केजी लेवल का भी ज्ञान होता है, प्राइमरी का लेवल पे भी ज्ञान होता है। ठीक, ऐसे। तो यहाँ पर संन्यास ज्ञान योग न माने के अभी पीएचडी लेवल का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान जो नचिकेता ने प्राप्त किया, या फिर उसकी इंक्वायरी थी, ऐसा। यहाँ पे बताया गया है नैष्कर्म्य सिद्धिम, बराबर, उसको प्राप्त करता है। उसके बाद जो है भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया है कि ये ज्ञान द्वारा ये मिलता है, नैष्कर्म्य सिद्धिम। ऐसा है ना? सही है, स्वरूप के ज्ञान द्वारा ही नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है। संन्यासेन, बाय संन्यास, बाय ज्ञान योग, ज्ञान योगेन। ठीक है ना? तो एक लिंक बता दी है, तो वो हमारे लिए गाइडलाइन हो गई, कर्म योगी के लिए गाइडलाइन हो गई कि भाई आगे का सिलेबस ये है। ऐसा नहीं कि सब ठीक है अभी ना। अगर असक्त हो गए, अनासक्त हो गए, तो फिर सिलेबस पूरा, एजुकेशन पूरा, प्रयास पूरा, ऐसा नहीं है। आगे का ये सिलेबस आता है, संन्यासेन, इसके ज्ञान योगे। और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी बता दिया, नैष्कर्म्य सिद्धि, परमाम नैष्कर्म्य सिद्धि अधिगच्छ। ऐसा है। स्वामी जी, यस मीना बहन। तो मैं ऐसा समझ रही हूँ कि ज्ञान योग के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है निष्कर्म की, बराबर? यस, अच्छा, तो संन्यास तो लेना ही पड़ेगा बीच में, ज्ञान योग करते करते उससे सन्यासी बनना है और बाद में निष्कर्म सिद्धि मिलेगी, ऐसा स्वामी जी? संन्यास तो करना ही पड़ेगा। उसका मैं थोड़ा स्पष्टता कर दूं। संन्यास दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक संन्यास और दूसरा आंतरिक प्लस बाह्य संन्यास। जो बाह्य संन्यास मैंने लिया है आपके सामने, ठीक है। आंतरिक संन्यास भी हो सकता है, सब छोड़ दिया, है ना, ऐसे गिरे कपड़े नहीं भी पहने हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो ज्ञान योग के लिए जो भी
जरूरी लाइफस्टाइल है उसको डेवलप की है और फिर वही करता है। तो ज्यादा तो वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान प्रमुख रूप से एक सिलेबस क्या है अभी, तो स्वरूप का ज्ञान, ठीक है। तो वहां पर उपनिषद अवश्य आएगा, उपनिषद का वो अनुसंधान करते हैं, ठीक है, भाष्य का अनुसंधान कर तत्व के ज्यादा डीप में जाने का प्रयास करते हैं। फिर कर्म में क्या ये वो, फिर वो उसका सिलेबस में नहीं आता है, ग्रेजुएट आगे। हाँ, कुछ क्लियर हो रहा है वीणा बहन? स्वामी जी कुछ कुछ हुआ। ऐसा मैं सोच रही थी कि ज्ञान योग के बाद निष्कर्म सिद्धि मिलती है और संन्यास की मैं समझ गई, आपने जो बताया कि बाह्य संन्यास और आंतरिक संन्यास दोनों होने चाहिए। और अगर आंतरिक संन्यास तो फर्जियात ही है, फिर बाद में हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्म सिद्धि के बाद हमें ब्रह्म तक जो पहुंच रहा है वो बाद में पहुंच सकते हैं ना, वो कि उसके साइमल्टेनियस है। पहुंचते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काफी कुछ चीज साइमल्टेनियस हो जाती है, एक साथ हो जाती है। जैसे आप पर्वत की टोच पर जाते हैं तो आपको एक साथ काफी चीजें हो जाती है ना। जैसे आपको पूरा दृश्य दिखा, एक ठंडी ठंडी हवाएं आई, एक साथ में काफी कुछ चीजें होती है। ऐसे ही ब्रह्म प्राप्ति इज इक्वल टू उसका निष्कर्म सिद्धि, सब एक साथ होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अब सब क्लियर हो गया सब। हम्म। ठीक है, ओके। एनीबॉडी एल्स ऑनलाइन? ओके। सी इसीलिए हमारी परंपरा बहुत स्पष्ट। मुझे एक स्वामी जी याद आ रहे, चलो मैं एक दृष्टांत देता हूँ, आपको थोड़ा लाभ होगा इससे, मुझे ऐसा लगता है। हिमालय के ही स्वामी जी हैं, कुछ सभा हो रही थी, मेरा तो आना जाना रहता है हिमालय में, सभाओं में भी जाना होता है। एक सभा हुई थी, उसमें एक स्वामी जी बोल रहे थे, हिमालय के ही है, अच्छे स्वामी जी है। वो बोल रहे थे कि वो हिमालय में ही रहते थे, तो काफी कुछ लोग मिलने आते हैं, कुछ चाइनीज लोग भी मिलने आए। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट था, हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसमें आए होंगे ऑफिसर्स के रूप में वगैरह। तो उन्होंने एक बात की, सब स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी थोड़ी बात हुई, फिर जो मेन पॉइंट में कहना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कि योर फिलोसफी इज वेरी डेंजरस। वो डर गया। योर फिलोसफी इज, आई फील वेरी डेंजरस। ओके, व्हाट इज द डेंजर पॉइंट? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल माने कि दूसरों को मारना, है ना? ऐसा कुछ नहीं। योर फिलोसफी सो डेंजरस दैट सोसाइटी में से जो बेस्ट लोग होते हैं उसको आप कर्म से विमुख कर, दिस इज नॉट राइट। इन पॉइंट सवाल बहुत अच्छा पूछा, चाइनीज पर्सन था। सोसाइटी के जो बेस्ट लोग होते हैं आप उसको कर्म से विमुख कर देते, आप सोसाइटी में से बाहर निकाल दो। एंड ही वाज टॉकिंग, द चाइनीज पर्सन वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द बेस्ट पर्संस ओनली, ऐसा बेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, वो सन्यासी हो गए, वहां पर प्रयत्न करते हैं, तो क्या आप ऐसा, ये तो फिर आंसर कुछ दिया, मैं कहता हूँ, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन स्वामी जी भी इस प्रकार से कहते हैं कि बिकॉज उनकी लाइन ऑफ थिंकिंग या फिर उनकी फिलोसॉफी व्यक्तिगत या सोसाइटी की जो भी, वो इस प्रकार से है कि व्यक्ति समाज में जिए और समाज में मरे, और जो सोसाइटी या समाज है वो ही अल्टीमेट है। जो रिलेटिवली जो दिखता है, फिर थोड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स भी लगा दो, नो प्रॉब्लम। एक है सिस्टम दिखती है, सेटअप, सेटअप क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ भारत, दिस दैट, बड़ा ऑर्डरली होना चाहिए, ट्रैफिक वगैरह। और दूसरा है हैप्पीनेस इंडेक्स, व्यक्ति हैप्पी होना चाहिए रिलेटिवली वगैरह, घर में हैप्पी, बाहर सोसाइटी, पड़ोसी वगैरह, उतने में होता है, तीसरी हो जाता है, दैट्स ऑल।
इतना हो गया तो तो उनका सिलेबस ही इतना है, वो व्यक्ति का या सोसाइटी का। दैट्स व्हाई दे फील कि भैया ये करो ना, इसमें क्या है, अकेले एकांत में कहीं कुटिया में आश्रम में बैठे हो हिमालय में या कहीं पर, यू कैन डू लॉट बेटर, है ना। क्योंकि मैं हिमालय में जाता हूँ तो काफी कुछ एकदम सोसाइटी के बेस्ट 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 लोग मुझे दिखे हैं, मुझे पता भी है। स्किल पॉइंट ऑफ व्यू, कोई स्किल पॉइंट ऑफ व्यू एवरेज भी होते हैं, लेकिन हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट है, ऐसे भी। तो पॉइंट मेरा ये है कि अगर इस प्रकार से, जिसको मैंने कहता हूँ सोशलिस्टिक फिलोसॉफी है ना, सोशलिस्टिक फिलोसॉफी है, तो वहां पर इस प्रकार से ये लाइन ऑफ थिंकिंग जो है उसको एलियन लगेगी, उसको एलियन लगेगी। तो इतना पॉइंट वहां पर उन्होंने कहा। तो वहां ऐसा ही होता है कि आप सोसाइटी के लिए काम करो, अच्छे अच्छे व्यक्ति हो, है ना? आपको कुछ नहीं चाहिए तो सोसाइटी के लिए काम करो, एक बार फिर मर जाओ, इसके मरना तो सबको है ही। फिर वहां पर चाइनीज फिलोसॉफी में ऐसा भी है कि मरने के बाद सबका यश मिलता है उनको, तो आप ये इतना किया उन्होंने, ऐसा होता है वहां पर, ऐसा है। थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा हमें, सबको एक दूसरे का अलग स्टैंड रखता है कि वन गेट्स फेम आफ्टर डेथ, क्योंकि मरने के बाद मुझे फेम तो मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसे जो सूक्ष्म में रहता है, एक ऑब्जेक्टिव, सेल्फ सेल्फिश आशय, ऐसा थोड़ा सा होता है। तो ये मैं बाय द वे कह रहा हूँ, इस प्रकार से चलता रहता है। इसीलिए जरूरी है कि हमारी जो विचारधारा है उसको अच्छे से समझने का प्रयास हो। गीता क्यों फेमस है? क्योंकि अतः से इति तक पूरा एक सिलेबस कवर किया है। फिर प्रोसेस प्रोसेस है, गीता जी प्रोसेस। कर्मयोग है तो सोसाइटी को लाभ होना ही है, हम्म, कर्मयोग से सोसाइटी को लाभ होता ही है, मगर उधर रोकना नहीं, रुकना नहीं है, आगे की भी यात्रा है, दैट्स ट्रू। उधर रोकना नहीं। इसलिए इसलिए लाइन 2 संन्यासेन नैष्कर्म परमम नैष्कर्म सिद्धिम अधिगच्छति, दैट इज आगे की लाइन। क्योंकि व्यक्तिगत जो ध्येय है, व्यक्ति का विकास है, व्यक्तिगत स्वार्थ की एरिया में नहीं, व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए जो ध्येय है वो अभी शुरू। सही बात है। तो और देखो, महात्मा इस प्रकार से भी कहते हैं कि अगर आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति सोसाइटी में प्रेजेंट है, एक्टिव हो ना एक्टिव हो अलग बात है, लेकिन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो वो सोसाइटी की बहुत बड़ी सेवा इतना सूक्ष्म है नहीं पकड़ शब्दों में ही नहीं आए। आई नो, इसलिए वहां पर श्रद्धा रखनी चाहिए ना। बस जहां पर हमारी बुद्धि की, वर्तमान बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां फिर हमें श्रद्धा से उसका क्या बोलते हैं, फिलअप करना पड़ेगा, उतना फीलिंग श्रद्धा से करना। ठीक है। ऑनलाइन अभी एक है, वीना बहन। हाँ स्वामी जी, हाँ, मैं थोड़ा पीछे का प्रश्न पूछ रही हूँ, अभी का नहीं। ये जो आप सिलेबस की बात कर रहे थे ना ज्ञान योग में, जिसका सिलेबस उपनिषद है, वो मेरे माइंड में क्लियर नहीं हुआ है, और किसका उपनिषद नहीं है, ये सवाल है। हाँ। और एक ये कंफ्यूजन था कि जो विगत स्पृह है, जो जितात्मा है, जो कर्म योग की पराकाष्ठा पार कर चुका है, वही ब्रह्म का अधिकारी है, वही निष्कर्म सिद्धि प्राप्त है। वही ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी, अच्छा, ऐसा, वही 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 ब्रह्म ज्ञान का। अधिकारी है, सही बात है। हम्म, पूर्ण रूप अधिकारी वही है। एक और जो जो पहला प्रश्न था आपका, तो उसमें पर्सन जो सोसाइटी या फिर फैमिली के जो कर्म की एंटीगुटी है, रिलेशंस की एंटीगुटी, उसमें फंसा हुआ अपने आप को देखता है ना? उसके लिए कर्मयोग सिलेबस में आता है। जो ये सबसे पर हो गया है, निस्पृह हो गया है ना, अनासक्त कंप्लीटली हो गया है, पर्टिकुलर रिलेशन होने ही चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का सेटअप होना ही चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का ट्रीटमेंट मुझे मिलनी ही चाहिए, वो सब अभी उसके अंदर कंपल्सन नहीं है। मैं कंपल्सन बारी बारी यूज कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति का सिलेबस उपनिषद होगा,
वो नेचुरली अंदर से आएगा कि मुझे अभी मुझको जानना है, स्वरूप को जानना। क्लियर है? हाँ स्वामी जी, तो यहाँ पर कंपल्सन यानी क्या, स्पष्ट रूप से? कंपल्सन ये करना ही पड़ेगा, ऐसा तो चाहिए ही मुझे, अच्छा। ऐसा सेटअप ऐसा ही है। अच्छा, जो अतिशय आग्रही होता है वो। नो नो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, चला मैं आपको बोल रहा हूँ, आप घर से बाहर निकल जाओ, सीधा हिमालय चले जाओ और वापिस नहीं आना है, आप जा सकोगे? नहीं जा सकूंगी। तो क्या कंपल्सन है? सेटअप आपका अच्छा। कंपल्सन है। हम्म। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ। बस अभी देख लो, ऐसे काफी कंपल्सन लेके हम घूम रहे हैं अभी, क्योंकि हम हाँ। एक सेटअप बनाया है ना, उसमें पता भी नहीं चलता कितने कंपल्सन। आप मैं तो कहूंगा सीधा, एक फिजिकल कंपल्सन अलग बात है, उसका वो जो लिमिटेशन होती है वो अलग, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिलेबस में नहीं है। मेंटल एक सिंपल करो, 1 महीने के लिए कहीं पर धर्मशाला में, आश्रम में, या फिर कहीं पर बाहर रोको, पता चल जाएगा घर में कितना हम अटैच्ड है। कंपल्सन ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, चाय का भी, चाय में आ गया। लेकिन स्वामी जी, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच लेता हूँ कि 1 महीने के लिए मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उसका क्या? वो तो उसको वो भी कंपल्सन आपका ही हरिओम स्वामी जी। है, कंपल्सन कि यू आर जस्ट थिंकिंग। अभी देखो मैं कहूँगा पूजा इज टेलिंग क्या, शी इज सैंक्शनिंग, व्हाट विल डू? चले जाएगा, बोलो यस बोलो। चले जा सकते हैं। चले जा सकते हैं ना, जाना है जो जरूरी नहीं है, तो वहां जाकर देखो कि मेरे अंदर क्या हलचल हो रही है। मोबाइल पॉइंट ये है, मोबाइल के बगैर जाना है, और फिर वहां पर मन में क्या हो रहा है उसको देखना है, तब पता चलेगा कि हम कितने सूक्ष्म कंपल्सन से घिरे हुए। दैट इज माय पॉइंट। सेल्फ एसेस करना है ऐसा। हाँ पूजा, यू वांट टू से समथिंग? सैंक्शन देना था क्या? हरिओम स्वामी जी। हाँ वो उसमें तो मैं सिर्फ चिन्मय को एग्जाम्पल के लिए उतना ही कहूंगी, मैंने तो अलग बात कहने के लिए माइक्रोफोन ऑन किया था, पर ये सेंशन के एरिया में मैं इतना ही कहूंगी कि सडनली सडनली अगर एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े ना, और कंपलसरी लेनी पड़े, तो मन में क्या क्या होता है वो देखो, तो ही पता चलेगा। वंडर चलो इसी मोमेंट पे बोल दिया, किसी को भी, सिर्फ चिन्मय को नहीं, इसी मोमेंट पे बोल दिया है ना, तो अंदर क्या होता है वो देखेंगे ना, तो बहुत कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। स्वामी जी, मैं ये सोच रही थी कब से, जो ये डिस्कशन शुरू हुआ जब से, कि ये कर्म, कर्मयोग और कर्म संन्यास, ये सारी ऐसी बातें हैं कि कितना भी डिस्कशन क्यों ना कर ले, है ना, जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा ना, इसमें गलतियां होगी, फिर उसको फिर से चेक करेंगे, तब तक ये सूक्ष्म बातें पकड़ में नहीं आती है। तो भले ही हम डिस्कशन बहुत अच्छे से करें, पर जब तक, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हमें पकड़ में नहीं आ रहा है ना, तब तक हमें ये समझना चाहिए कि हमें और ज्यादा ये कर्मयोग करने हैं। जैसे मैं मतलब एक दो एग्जांपल ट्राई करती हूँ, कि जैसे स्विमिंग है ना, स्विमिंग का कितना भी डिस्कशन कर लेंगे अच्छे से अच्छे बुक के साथ, अच्छे से अच्छे कोच के साथ, फिर वो जो टेक्निक समझाएंगे हमें लगेगा कि यस दिस इज द बेस्ट टेक्निक, इसी से मेरा जो गोल है कि मैं ओलंपियाड में नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट हो जाऊं, ये हो जाएगा सिद्ध। पर जब हम पानी में उतरते हैं और वो टेक्निक के लिए हाथ पैर चलाते हैं, तब हो सकता है कि वो हमसे ना हो। वो जब हम करेंगे, तब बार 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 बार, जब तक वो सिद्ध नहीं होता है हम करते रहेंगे और कनेक्ट करते रहेंगे कोच के साथ। तब जब हम करेंगे ना, तब कोच हमें बता भी सकता है कि देखो ये यहाँ हाथ यहाँ जा रहा है, उसको इतनी डिग्री पे घुमाओ, ये पैर यहाँ जा रहा है, उसको ऐसे करो, मुंह को ऐसे करो। तो अगर हमें लग रहा है कि इतना सूक्ष्म चीज हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसका अर्थ हमें और ज्यादा इंटेंस प्रैक्टिस करनी है।
और ये इंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी, कर्म योग की प्रैक्टिस करने के लिए ही सेवा सबसे उत्तम चीज है, क्योंकि वहीं पे कर्म योग की प्रैक्टिस हो पाती है। तो जिस एरिया में भी हमारा मन हमें मतलब हमारी श्रद्धा हमें अलाउ करती है, उस एरिया में सेवा और बढ़ा दे, और सेवा बढ़ा दे, और सेवा बढ़ा दे। तब हमें जैसे ये स्विमिंग के एग्जाम्पल में हमें जिस टेक्निक को हमने पिक किया कि यस ये टेक्निक हमें बेस्ट लग रही है, तो उसकी 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, 4 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोच देख के बताएंगे कि अभी भी तुम्हारा हाथ उस डिग्री पे नहीं मुड़ रहा है ना। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोच बताएगा कि मतलब वो हाथ पकड़ के भी बताते हैं, करवाते हैं कि ऐसे देखो तुम्हारा हाथ मुड़ रहा है, अब ऐसे मुड़ाओ। ये सारे स्टेज तब आएंगे जब हम ऐसे इंटेंस सेवा करेंगे, इतनी इंटेंस प्रैक्टिस की तरह। तो ये डिस्कशन तो अच्छा ही है, पर इसको जीवन में सही मायने में पाने के लिए हमारी सेवा की क्वांटिटी और इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए। जब ये करेंगे ना तो अपने आप में ये पकड़ में आ जाएगा। और साथ में जिससे हम मदद ले रहे हैं उनके ऊपर श्रद्धा, उनके ऊपर इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि अगर नहीं पकड़ में आ रहा है तो भी हम भाग ना जाएं। स्वामी जी, मुझे एक दूसरा एग्जांपल याद आ रहा था। जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे काफी बैचमेट थे, वो अलग अलग जगह पे सीखने के लिए जाते। अभी तो मेरे ख्याल से मेडिकल स्टूडेंट में इतनी पेशेंस नहीं है और इतना वो प्रयास भी नहीं करते हैं। हम लोग तो कॉलेज के अलावा जो रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स वगैरह होती थी वहां पे सीखने जाते थे। तो मैं बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर हैं मैम, आई आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट स्टिल टुडे। तो मैं उनके यहाँ जाती थी गायनेक सीखने के लिए। उन्होंने लिटरली 9 महीने मुझे उनके बाजू में सिर्फ बिठा के रखा। मुझे कुछ नहीं करना था, पेन भी मुझे मेरे हाथ में नहीं थी, पेशेंट से मुझे बात भी नहीं करनी थी। और मैं बैठ के देखती कि हाउ शी इज एग्जामिन द पेशेंट, हाउ शी इज टॉकिंग विद द पेशेंट, वो कौन सी मेडिसिन किस प्रकार से चूज करे, मेडिसिन के नाम भी नहीं पता चलते थे। एंड वन फाइन डे आफ्टर 8 या 9 मंथ, वन फाइन डे शी आस्क्ड मी, पूजा ले पेन ले पेपर ले और ये प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तू। तो वेरी फर्स्ट आई वाज शॉक्ड कि मुझे मतलब वो हैप्पी शॉक था कि अच्छा मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दिया, है ना। उसमें मुझे मेरी डॉक्टर कुछ नहीं दिखानी थी, पेशेंट भी मैम ने देखा, मेडिसिन भी उन्होंने तय की, फिर सिर्फ मुझे इतना बोला कि तू लिख और मेरी साइन करवा ले। तो ये जो पेशेंस, मैं इसमें से बता रही थी, ये जो पेशेंस है ना वो भी चाहिए। हम साधक में ये हो रहा है अभी, जैसे मैं खुद में भी देखती हूँ, मेरे आसपास भी देखती हूँ। 1 महीना सेवा की और दूसरी जगह बदल दी, दूसरी जगह पे 1 महीना सेवा किए, तीसरी जगह बदल दी। ऐसे तो हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये कर्म कर्म योग और कर्म संन्यास इतनी सूक्ष्म चीजें हैं स्वामी जी, ये मुझे अनुभव से समझ में आ रहा है। मुझे याद है आज से करीबन 7 साल पहले मैं आपसे पूछने आई थी कि स्वामी जी हाउ टू डू मेडिटेशन, और मुझे याद है आज तक आपने मुझे ये नहीं बोला है कि पूजा अब तू मेडिटेशन करने के लिए बैठ और तुझे ऐसे मेडिटेशन करना है। टिल टुडे यू आर आस्किंग मी कि पूजा अभी तुझे सेवा ही करनी है। तो ये इतनी सूक्ष्म चीजें हैं कि इतनी प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हाथ में पकड़ में आएगी, अभी तक ये सब पकड़ में नहीं आता है। तो सेवा बढ़ाओ, प्रैक्टिस बढ़ाओ, यही मुझे लग रहा है। अस्तु स्वामी जी। यस, वेरी गुड पूजा, सही है। ओके, आई गेस टाइम हो गया है। अगर और भी है देखना तो हम मंडे को देख सकते हैं, लेकिन अच्छा एक चर्चा अच्छा हो गया। गुरुदेव की आरती करेंगे।